वेलकम टू विनर्स एकेडमी प्रयागराज। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला हमारा चैप्टर है वो लगभग समाप्ति की तरफ है। एक लेक्चर इसका और आना है, फिर इसके बाद हमारा पहला चैप्टर डिटेल में एंड हो चुका है। मतलब हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर को कवर किए हैं। सिंगल ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने नहीं कवर किया है। आपके एग्जाम में आने वाले ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे जो कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक से ना हो। बहुत ही अच्छी तरीके से हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको खुद ही पता होगा। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है लैंगिक जनन का। लैंगिक जनन में आज हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन की घटनाएं। अब देखिए, लैंगिक जनन का मेन काम क्या था? निषेचन करना था। ठीक है, अब निषेचन करना तो इसका क्या हो गया? मेन काम हो गया। इसका मेन वाला काम निषेचन करना हो गया। लेकिन निषेचन की पहले की कुछ घटनाएं होती हैं जिन्हें हमें पढ़नी पड़ती हैं, और इसके बाद निषेचन के बाद रिजल्ट क्या होगा इसकी घटनाएं भी हमें पढ़नी पड़ती हैं। और ये तीनों चीजें डिटेल में एनसीईआरटी पर दे रखा है, बहुत ही डिटेल से दे रखा है। तो देखिए, नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स वगैरह मैं दूंगा, एक एक चीजें आपको समझा दूंगा, फिर आप एक बार क्या करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। सिंगल आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस आप लेक्चर को अच्छी तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, निषेचन तो बाद में होगा ना, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, निषेचन के पहले की घटनाएं पढ़नी पड़ेंगी कि निषेचन के पहले क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, निषेचन के पहले दो तरीके की घटनाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं युग्म जनन और युग्म स्थानांतरण। अब देखिए, युग्म जनन क्या होता है? युग्म जनन मतलब युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण सर कैसे होता है? तो युग्मकों का निर्माण होता है 2n फॉर्म से n। अब देखिए, हमारे में केवल एक ही सेल होती है जो 2n से n कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? इन कोशिकाओं को हम युग्मक बोलते हैं। ठीक है, और इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? 2n कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? जनक कोशिकाएं बोलते हैं। मतलब जनक कोशिकाओं द्वारा युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। कौन सा विभाजन पाया जाता है बच्चा? इसमें अर्धसूत्री विभाजन देखने के लिए मिलता है। अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है कि 2n मतलब जनक सेल कोशिका n सेल का निर्माण करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं क्लियर करूंगा, सिंगल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैं बार बार एक ही चीज को कह रहा हूं, बस आप लेक्चर को अच्छी तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लेक्चर नहीं देखेंगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब देखिए, ये तो आपने देख लिया कि भैया 2n से n का निर्माण हुआ, मतलब हम इसको बोलते हैं युग्म जनन की प्रक्रियाएं। यहाँ पर दो तरीके के युग्मक बनेंगे, एक तो मेल द्वारा बनेगा, एक तो किसके द्वारा बनेगा? एक तो मेल द्वारा युग्मक का निर्माण होगा, ये तो पहला नंबर हो गया, मेल द्वारा हो गया। इसी तरह फीमेल द्वारा भी निर्माण होता है, और ये फीमेल द्वारा निर्माण हुए। दोनों युग्मक अब बन चुके हैं। ठीक है, अब आपने क्या देखा, मेल और फीमेल के दोनों के युग्मक बन चुके हैं। अब जैसे युग्मक इनका बनेगा, फिर इसके बाद होगा युग्मक स्थानांतरण। क्या होगा भैया युग्मक स्थानांतरण? अब देखिए, युग्मक स्थानांतरण की जरूरत हमें इसलिए पड़ी, अगर मेल के युग्मक का निर्माण हो गया और फीमेल के युग्मक का निर्माण हो गया, दोनों के युग्मक तो बन चुके हैं भैया, लेकिन इनका ट्रांसफर भी तो होना जरूरी है। अगर एक ट्रांसफर नहीं होंगे तो कैसे मिलेंगे? जब ये दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे, 2n का निर्माण करेंगे, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। अब भैया ये मिलेंगे कैसे? तो जरूरी इस बात का है कि एक युग्मक किसी युग्मक के पास जाएगा और n+n जुड़कर 2n सेल का निर्माण करेगा। लेकिन कौन सा युग्मक जाएगा? तो अक्सर लगभग 90% चांसेस है कि मेल वाला युग्मक ही देखने के लिए मिलता है, कि मेल वाला युग्मक फीमेल की तरफ जाता है। ठीक है, तो मेल युग्मक जैसे अपनी बात करें तो हमारे में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और शुक्राणु फिर जाते हैं किस पर? मादा की योनि के द्वारा जाते हैं उसके अंडाशय पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेल युग्मक है वो स्थानांतरित हो रहे हैं, किस पर स्थानांतरित हो रहे हैं? फीमेल युग्मक तक पहुंचने के लिए, अंडाशय तक पहुंचने के लिए मेल से वो स्थानांतरित हो जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया हम पढ़ते हैं युग्म स्थानांतरण। तो अभी तक आपने युग्म जनन देखा, युग्मकों का निर्माण होता है 2n फॉर्म से n फॉर्म में। लेकिन कुछ ऐसे भी, जैसे कि वो मोनेरा हो गया, फंजाई हो गया, शैवाल हो गया, इनमें क्या होता है? इनमें 2n सेल तो होती नहीं। तो यहाँ पर होता क्या है? यहाँ n सेल से n सेल का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पर क्या देखने के लिए हमें मिलेगा कि n से n का निर्माण होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर आप बाद में जब आप यूनिवर्सिटी वगैरह का एग्जाम देंगे तब ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी बोर्ड के हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने समझ ली कि नहीं समझ ली? सारी चीजें समझी। अब हम आगे बढ़े। अब हम देखते हैं युग्मक के प्रकार। युग्मक का निर्माण हो चुका है भैया, लेकिन युग्मक के कई प्रकार हो सकते हैं। 3 टाइप्स इसके होते हैं। तीनों टाइप को हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला टाइप है समयुग्मकी, सेकंड नंबर है असमयुग्मकी, और थर्ड नंबर कौन सा है? विषम युग्मकी।
समयुग्मक की अगर मैं बात करता हूं तो इनमें आकार और परिणाम समान होते हैं, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है समयुग्मकी मतलब समान, मतलब नाम से ही देखिए सारी चीजें हिंदी मीडियम में क्लियर हो जाती हैं। यही एक सबसे ज्यादा फायदा हो जाता है, बाकी तो किसी चीज का फायदा नहीं। ठीक है, अब देखिए आकार और परिणाम कहने का क्या मतलब है। मैं यहाँ पर जो चीजें बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको सीरियसली मतलब ये कहीं से प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, अब देखिए सपोज दैट ये एक युग्मक है, ध्यान से देखिएगा, ये एक युग्मक है और ये दूसरा वाला युग्मक है, देखिएगा। ठीक है, ये एन में लिखे दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये दोनों क्या है, ये युग्मक है, युग्मक है। ठीक है, एक युग्मक तो मेल का है, दूसरा युग्मक किसका है, फीमेल का है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे बच्चा, तो यहां पर मेल और फीमेल दोनों के युग्मक एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। इनका आकार भी सेम है और इनका परिणाम भी सेम है। आकार मतलब इनकी साइज हो गई, परिणाम मतलब अगर मैंने इनको एक डिब्बे साइज में बनाया तो दोनों डिब्बे के जैसे ही दिख रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आई। अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि आकार और परिणाम के कहने का क्या मतलब था। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब हम सेकंड नंबर की बात करते हैं, असमयुग्मिकी। अब देखिए असमयुग्मिकी मतलब इसमें कुछ तो ऐसा होगा जो समान नहीं होगा। तो यहाँ पर असमयुग्मिकी में आकार तो समान होता है लेकिन इनके परिणाम अलग हो जाते हैं। फिर से मैं यही डिब्बा बना रहा हूं, मैंने इनके आकार तो लगभग समान दिए लेकिन इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने इनका परिणाम अलग कर दिया। अगर आप देखेंगे तो दोनों युग्मक की साइज अभी भी लगभग सेम है। अगर नहीं दिख रही तो सेम कर लीजिएगा। यहाँ पर लगभग इनके आकार तो सेम है लेकिन अगर आप परिणाम देखेंगे तो यहाँ पर डिब्बे जैसे दिख रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा। ठीक है, मतलब एक युग्मक होगा तो इनके दोनों के आकार तो लगभग सेम होंगे लेकिन इनके परिणामों में अंतर होगा। ये किसी के परिणाम में अंतर हो सकता है, या तो मेल का अलग होगा या तो फीमेल का अलग, मतलब दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, असमयुग्मिकी का हो जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ब्राउनी में ये देखने के लिए मिलता है। अब थर्ड नंबर की बात करता हूं, विषम। अब यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, विषम मतलब इसमें सब कुछ विषम होने वाला है, मतलब यहाँ पर आकार और परिणाम दोनों विषम होंगे। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं, हम में क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है, ये मैंने बना दिया शुक्राणु। और फीमेल में क्या पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है, ये मैंने बना दिया अंडाणु। अब बताइए इनकी जो साइज है, जो इनकी साइज है वो भी लगभग अब देखिए जो इनकी साइज है वो भी डिफरेंट है और इनके जो परिणाम है वो भी डिफरेंट है। साइज में भी अलग है, परिणाम में भी अलग है। एक तो सांप की तरह दिख रहा है, दूसरा बॉल की तरह दिख रहा है, मतलब दोनों के परिणाम भी अलग है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए। अगर देखिए एग्जाम्पल ऐसे ही आप समझते चले जाएंगे ना, तो आप जब लिखेंगे ना यूपी बोर्ड में तब आप लिखते चले जाएंगे, सिंगल प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। और यहाँ इस कोर्स में हम यही सिखाने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इनके एग्जाम्पल देखते हैं। कारा शैवाल हो गया, ऊडोगोनिया हो गया, मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। सबसे बेहतर एग्जाम्पल मनुष्य है। मनुष्य के जरिए आप कंपेयर करके अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। युग्मक के प्रकार को मैंने डिटेल में बता दिया है, लिखने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। मैंने फिर से कहा आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब मैं देखता हूं युग्म स्थानांतर, मतलब अब मैं बात करता हूं युग्म स्थानांतर की कि युग्म स्थानांतर होता क्या है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर युग्मक का निर्माण हो चुका है, यहाँ पर मेल युग्मक बन चुका है। अभी अभी मैंने बताया। सपोज दैट मैं फिर से मनुष्य का एग्जांपल लूंगा ताकि आप चीजें समझ पाए। यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर फीमेल लेता हूँ, यहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण हो चुका है। एक बार लिख देते हैं, ये क्या है, ये शुक्राणु है, ठीक है, शार्ट तरीके से लिखा आप समझ जाइएगा। और ये क्या है, अंडाणु है, ठीक है, दोनों का निर्माण हो चुका है। अब बताइए अगर दोनों का निर्माण हो गया तो इनका स्थानांतरण होना चाहिए। तो शुक्राणु का स्थानांतरण होगा कहां पर, अंडाणु तक जाने के लिए क्या होंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। अब ये चल देंगे अंडाणु तक जाने के लिए। अब ये बताइए भैया, अगर ये शुक्राणु अंडाणु तक जा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि भाई रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी। भाई जो अगर मैं बात करता हूँ फीमेल की, तो उसका तो अंडाणु एक जगह स्थिर है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका तो नष्ट नहीं होने वाला है ना। लेकिन अंडाणु तो ठीक है, सेफ हो गया, लेकिन शुक्राणु क्या कर रहा है बेचारा, एक जगह से दूसरे जगह में चल के जा रहा है। इतनी सारी प्रॉब्लम होगी, टेम्परेचर की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। मतलब ये अधिक मात्रा पर नष्ट भी होंगे। क्या होगा, ये अधिक मात्रा पर क्या होते हैं, अधिक मात्रा पर नष्ट भी होंगे। और अगर ये युग्मक अधिक मात्रा पर नष्ट हो रहे हैं, मतलब ये अधिक मात्रा पर बनेंगे भी। क्या होगा, अधिक मात्रा पर
इनका निर्माण भी होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि ये अधिक मात्रा पर नष्ट हो रहे हैं। अगर ये कम बनेंगे तो कैसे पहुंच पाएंगे, फिर कैसे निषेचन हो पाएगा? आप ही बताइए, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी, जो नर होते हैं वो चलनशील होते हैं, अभी अभी मैंने बताया। और इनको जब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा ना, तब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रांसफर होता है इनका, ये कैसे जाते हैं, कैसे चलनशील होते हैं, कैसे तैरते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन जो मादा युग्मक होती है वो क्या होती है? अचलनशील होती है। यहाँ पर वो तैरने की क्षमता उस पर नहीं होती, मतलब वो एक जगह स्थिर रहती है। यहाँ पर होता क्या है, शुक्राणु ही अंडाणु तक जाएगा, मादा युग्मक तक जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं? और इसीलिए यहाँ पर नोट डालकर भी मैंने लिख दिया इस चीज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नर युग्मक का निर्माण मादा युग्मक के तहत, मतलब मादा युग्मक की कंपेयर में ज्यादा होता है, कई गुना होता है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर नर युग्मक स्थानांतरित हो रहे हैं, नर युग्मक एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, इसीलिए नष्ट होते हैं अधिक मात्रा पर और बनते भी हैं अधिक मात्रा पर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तो ये सब पॉइंट जो ना समझ में आए, आपको क्या करना है बच्चा? कमेंट करना है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। और दूसरी बात, हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि भैया हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए, लाइक सब्सक्राइब वगैरह इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कमेंट करते हैं तो एक तरीके से हमें भी एनर्जी आती है पढ़ाने की, कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है, हमें और बेहतर तरीके से समझाना है। तो ऐसा होता है, कमेंट जरूरी है। ठीक है, तो कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। अब देखिए निषेचन की बात करते हैं। क्यों निषेचन की बात करते हैं? आपने पहले ये बताया कि युग्मक का निर्माण हुआ, फिर आपने ये बताया युग्मक क्या हुए, युग्मक स्थानांतरित हुए, और युग्मक स्थानांतरित हुए तो युग्मक का मेल हो रहा होगा, मतलब यहाँ पर बीच में एक युग्म संलयन की प्रक्रिया हो रही है, जो मैंने अभी आपको नहीं बताई है। युग्म संलयन भी होता है, और युग्म संलयन के जरिए क्या होगा, n+n जो युग्मक थे वो आपस में मिलेंगे और 2n का निर्माण कर देंगे। और इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसी पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। और यहाँ पर युग्म संलयन जब होगा, स्थानांतरण के बाद क्या होगा? युग्म संलयन होगा, और युग्म संलयन के बाद जाइगोट का निर्माण होगा, और इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब निषेचन कई तरीके से हो सकता है। बाह्य निषेचन हो सकता है, अंतःनिषेचन हो सकता है, और अनिषेक जनन हो सकता है। होता क्या है, इनको भी डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे इनकी परिभाषा आप लिखेंगे, कैसे, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिए युग्म संलयन, पहले तो हम बात करेंगे युग्म संलयन की। तो देखिए युग्म संलयन जो होता है वो कई तरीकों से हो सकता है भाई। युग्म संलयन कंडीशन ये डिपेंड करती है कि युग्मक कहाँ पे स्थानांतरित हो रहा है, उसी के हिसाब से क्या होगा, युग्म संलयन होगा। तो देखिए अधिकतर जलीय जीव जो होते हैं, या हम शैवालों की बात करते हैं, मछलियों की बात करते हैं, क्योंकि ये पानी पर अधिक मात्रा पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर युग्म संलयन जो होने वाला है वो वाटर पर, मतलब पानी पर ही होने वाला है। और ऐसे युग्म संलयन को हम बोलते हैं बाह्य निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चीजें आपको बहुत बढ़िया समझ में आएंगी। मैं एक ही बात को बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। बस आपका जरूरी ये है कि आप बैठें तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर बैठें और एक एक वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। ठीक है, अब देखिए आपने देखा कि बाह्य निषेचन तो देख लिया, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सरीसृप की, पक्षी की, मनुष्य की, और बहुत सारे जीव जो होते हैं वो आंतरिक निषेचन ही करते हैं। जैसे हम में आंतरिक निषेचन ही पाया जाता है, युग्मक का संलयन शरीर के भीतर होता है। अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ मनुष्यों में, तो आपको पता है जब ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया कहाँ पर होती है, मादा शरीर के अंदर होती है। और मादा शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चीजें समझ में आई कि नहीं, एक बार कमेंट जरूर करिए। अब देखिए थर्ड पॉइंट आता है बिना निषेचन के। अब केले की बात करते हैं भैया, तो केला तो निषेचन करता ही नहीं है। तो ऐसे कुछ ऐसे भी प्लांट वगैरह, जीव वगैरह पाए जाएंगे जो बिना निषेचन के किसी भी प्रकार का निषेचन नहीं करते हैं, लेकिन संतान को जन्म देते हैं, संतान का निर्माण करते हैं। और ऐसे निषेचन को हम बोलते हैं अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चा, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे निषेचन की बात की घटनाएं। 2n का निर्माण हो चुका है, 2n को हमने क्या किया, 2n का निर्माण हो गया, जो कि आगे चलकर क्या करेगी, भ्रूण का निर्माण कर देती है बच्चा। और ये भ्रूण क्या करता है, आगे चलकर नए जीव, मतलब न्यू जीव का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। और फिर न्यू जीव में क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, क्या होगी बच्चा, ग्रोथ होगी। ग्रोथ के बाद फिर वही अवस्थाएं आ जाएंगी। जब मैंने शुरुआत में बच्चे इस चीज को पढ़ाया था कि कई तरीके की अवस्थाएं होंगी, फिर से लैंगिक अवस्थाएं चलेंगी। आप पहले बचपन
फिर पहले आपका बचपन होगा, फिर आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, परिपक्व होना आएगा, फिर आप जैसे जैसे परिपक्व होंगे लैंगिक लक्षण आपके अंदर आने लगेंगे, फिर लैंगिक लक्षण आने लगेंगे तो आप जन्म कर सकते हैं, एक समय बाद आप जन्म नहीं कर पाएंगे और आप वृद्ध हो जाएंगे, फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिर से वही घटनाएं आ जाएंगी। तो आपने क्या देखा, जो जाइगोट था, जाइगोट किसको हम कहेंगे, 2n को कहेंगे। 2n को हम क्या कहते हैं बच्चा, जाइगोट कहते हैं। जाइगोट भ्रूण में बदल जाएगा। अगर मैं बीजांड की बात करता हूँ, बीजांड बीज में बदल जाएगा। जो बीजांड था वो किस पर बदल जाएगा, बीज पर बदल जाएगा। बीजांड वगैरह हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। अंडाशय जो है वो फल पर परिवर्तित हो जाएगा। किस पर परिवर्तित हो जाएगा, फल पर परिवर्तित हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ऑप्शनल में कि भैया बीजांड किस पर परिवर्तित होता है, अंडाशय किस पर परिवर्तित होता है, जाइगोट किस पर परिवर्तित होता है। तो ये कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, जब भ्रूण का निर्माण होता है, जब भ्रूण का निर्माण होता है, और ये भ्रूण से जब किसका निर्माण होगा, जब पूरे जीव का मतलब नया जीव बनेगा उस दौरान, मतलब यहाँ पे 2n से आप लीजिए, ये 2n क्या है, जाइगोट है, जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण के निर्माण से नए जीव का निर्माण होगा। इस दौरान होता क्या है, इस दौरान कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण बहुत बड़ी मात्रा पर होता है। क्यों भैया होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंप्लीट जीव बनना है। जो 2n है ये द्विगुणित संरचना है, मतलब द्विगुणित सेल है, और द्विगुणित सेल से हजारों, करोड़ों, अरबों, मिलियंस, बिलियंस में सेल बनने वाली है। मतलब यहाँ पर कोशिका विभाजन बहुत बड़ा मात्रा पर, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा होगा, और कोशिका विभेदीकरण भी बहुत बड़ी मात्रा पर हो रहा होगा। चीजें समझ में आई। अब देखिए, अगर मैं पुष्पीय पादपों की युग्मनज का निर्माण बात करता हूं, अगर पुष्पीय पादपों में युग्मनज क्या होता है भैया, तो बीजांड होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड द्वारा होता है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे आप याद भी नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उस पर ये बहुत ही डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बीजांड का पूरा 1-2 लेक्चर चलेगा, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। तो सारी चीजें मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, बस आपको अच्छी तरीके से लेक्चर को देखना है। तो आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सिंगल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। मिलता हूं मैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चा, ठीक है, और एक बार कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट के लिए मैंने कई बार कहा, ठीक है। थैंक यू।